हेलो, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। इतिहास का क्वेश्चन सीरीज चैनल पर चल रहा है दोस्तों। आप देखिए, सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपके लिए गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद के जितने भी क्वेश्चंस है उसके साथ मैं उपस्थित हूं। इसमें मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या गुप्त वंश से हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूं मैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की अवधि क्या है? गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गुप्त वंश का जो काल है, गुप्त वंश का जो काल है दोस्तों, वो 319 से 500 ईसा पूर्व तक गुप्त काल का शासन काल रहा है। ठीक है, कब से कब तक रहा है? 319 से 500 ईस्वी तक का शासन काल रहा है। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। ठीक है, इसका शासनकाल 280 से 320 ईस्वी तक रहा। ठीक है, गुप्त वंश का महान जो सम्राट रहा, उसका नाम, जो सबसे महान सम्राट था, चंद्रगुप्त प्रथम रहा। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों को संपादन किया था? 4 अश्वमेधों का। ठीक है, ये थे दोस्तों वाकाटक शासक। वाकाटक शासक परवरसेन प्रथम। इन्होंने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है, ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, याद रखिए इनके बारे में। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था दरबारी कवि? हरिसेन था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। कौन था? दरबारी कवि हरिसेन था। ठीक है, इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। हरिसेन ने क्या किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताते जाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिए। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यह एक संगीत प्रेमी था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसका अंकन किया गया है। ठीक है, बीड़ा बजाते हुए इसका क्या किया गया है? अंकन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। निम्न में किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देखिए, किस राजा का नाम देवगुप्त था? वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। ठीक है, समुद्रगुप्त का क्या था? उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है इसे।
और इसे देवगुप्त भी कहा जाता है। दोनों नाम है इसका, ठीक है, याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इसी के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसने शकों को हराया था। चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था तथा इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी इसने चलवाए थे। चांदी के सिक्के भी चलवाए थे इसने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देखते जाइए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य भी था, इसे देवगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इसने शकों को हराया, ठीक है, और चांदी के सिक्के भी इसके उपलक्ष्य में चलवाए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, देखिए परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, ठीक है, याद रखिए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक से संबंध है? प्रयाग प्रशस्ति, आप जानते हैं दोस्तों, मैंने बताया इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक था, ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों की जानकारी देता है? समुद्रगुप्त, ठीक है, आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसमें जहांगीर का भी एक लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है इसको। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसको दी गई थी? देखिए पृथ्वी परम की उपाधि समुद्रगुप्त को ही दी गई थी, ठीक है। इतिहासकार तेजराम शर्मा, इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में समुद्रगुप्त को पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि दी है, ठीक है। पृथ्वी प्रथम वीर की क्या दी है? उपाधि दी है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है, ठीक है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? देखिए दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर, ठीक है, ये जो लौह स्तंभ है कहां पर है? दिल्ली में मेहरौली में स्थित है, ठीक है, और कुतुब मीनार के समीप है। उसमें चंद्र नामक एक राजा का वर्णन किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया। उसमें किसके बारे में बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था? देखिए हुणों का पहला आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो शासन काल था किसका था? स्कंदगुप्त का था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया बुरी तरह। हुणों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ठीक है। तो कौन सा शासन काल हो जाएगा? गुप्त काल। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्न में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? कौन सा हो जाएगा? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों सारे क्वेश्चनों को, तो ये स्कंदगुप्त हो जाएगा। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ है, स्कंदगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। यह भीतरी स्तंभ लेख है, यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिला है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में यह मिला हुआ है। ठीक है, यहीं से प्राप्त होता है कि भीतरी स्तंभलेख से कि स्कंदगुप्त ने घोड़ों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, इनमें से कौन सा कारण नहीं था? अरब का आक्रमण नहीं था, यही गलत हो जाएगा। ये तीनों का तीनों है। शक विजेता किसे जाना जाता है? देखिए, शकों को हराने में जो शकों को हराया किसने था, क्वेश्चन यहां पर है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, और शकों के किस राजा को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था? राजा रुद्र सिंह टू को। ठीक है, राजा रुद्र सिंह टू को हराया था। ठीक है, हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी की उपाधि भी धारण किया था उन्होंने। किसकी उपाधि? सकारी की। और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए। क्या चलवाए? चांदी के सिक्के भी। ध्यान रखना आपको। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना, VBI है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिक आत्मनिर्भर हो गए। कहां पर निर्भर हो गए? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर वो निर्भर हो गए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किसके एक पतन से संचालित हो? ताम्रलिप्त था। ताम्रलिप्त से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, और जो भड़ौस था, यहां से पश्चिमी भारतीय व्यापार होता था। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्न में कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास का सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? ठीक है, तो पढ़ते हम लोग ऑप्शन। पहला, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोतन निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। गलत है दोस्तों। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी, ब्राह्मण, पुजारी और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ये भी गलत है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवा ने समुद्री यात्रियों को सुगम बना दिया। यही सही है, ये भी गलत है। ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 2 और 3 ही सही होगा। श्रेणी ही वेतन काम करने वाले कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र किससे संबंधित थे? दोस्तों, ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। यहां पर वस्त्र का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार मैंने बताया ताम्रलिप्त बंदरगाह से होता था और भरूच या भड़ौच से क्या होता था? पश्चिमी व्यापार होता था। निम्न में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय के लिए जाना जाता है? देखिए, उस समय सुश्रुत जाने जाते हैं। इन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी थी। इस क्रम में सुश्रुत जो है अपने आयुर्विज्ञान विषय के लिए जाने जाते थे। ठीक है, याद रखिए। निम्न में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? देखिए, चरक थे उस समय, गुप्त काल के समय, सुश्रुत भी थे और धन्वंतरी भी थे। भास्कराचार्य एक खगोलज्ञ तथा गणितज्ञ थे। गणितज्ञ तथा क्या थे? खगोलज्ञ। ठीक है ना, ये खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने गणित पर एक पुस्तक लीलावती भी लिखी थी। इन्होंने गणित पर सिद्धांत दिया था लीलावती। भास्कराचार्य ने लीलावती तथा शिरोमणि नामक पुस्तकें भी लिखी। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति में संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। सही है। तीसरी शती ईस्वी में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यय, ये गलत है, नहीं था ये और ज्यामिति का ये खोज हो चुका था। तो 1 3 4 हो जाएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? ये छपड़क जो थे, ये छपड़क जो है यह 9 रत्नों में शामिल थे और यह रतन फलित ज्योतिषी थे। और 9 रत्नों में कालिदास भी शामिल थे। कौन थे? कालिदास भी थे। ठीक है, महाकवि थे।
कालिदास किसके शासन काल में थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको स्टार मार लीजिए। कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, शासन काल में थे। अघोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार कहलाती थी। और जो चांदी की मुद्रा है वो रूपक कहलाती थी, ठीक है। और कौड़ी जो है आम उपयोग में आने वाली मुद्रा थी। ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था? स्वर्ण मुद्राएं, मैंने बताया स्वर्ण मुद्राएं दिनार थी, और रूपक जो थी क्या थी? रजत या चांदी की मुद्रा थी। क्या थी? रजत या चांदी की मुद्रा थी। निम्न में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताया है मैंने। देखिए, सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे, ठीक है, याद रखना है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। देखिए, स्त्री और शूद्र जो थे, स्त्री और शूद्र ये प्राकृत भाषा बोलते थे, और उच्च वर्ण के लोग जैसे ब्राह्मण और जमींदार चाहे राजा, ये लोग संस्कृत बोलते थे, ठीक है, याद रखिए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये एरण से प्राप्त हुआ है। इसमें, इस एरण अभिलेख में, ये 510 ईस्वी का है। इसमें सेनापति गोपराज की पत्नी की गोपराज की पत्नी का सती होने का उल्लेख है। ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? देखिए, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की, ठीक है। इसकी तिथि 319 है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। देखिए दोस्तों, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, ये सब कोई जानता है। चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहा जाता है, और स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है? सॉरी, समुद्रगुप्त को परक्रमांक और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए, गुप्त काल जो है वह ब्राह्मण वंश और भागवत धर्म की ओर चला गया, जिसके बाद स्त्रियों की स्थिति या नगर जो है वो ग्रामीण सभ्यता में, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता को मानने वाली सभ्यता है, तो धीरे धीरे नगर जो सभ्यता है उसका पतन होने लगा और ग्रामीण सभ्यता में उनकी स्थिति होने लगी, तो ये गुप्त काल हो गया। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिया था, दान दिया था? दोस्तों, वो गुप्तवंशी है। गुप्त वंश में सबसे अधिक मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दिया गया था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। इस काल में कला और साहित्य की जबरदस्त प्रगति हुई। कला तथा साहित्य में प्रगति हुई, इसके आधार पर इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्न में किस काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी थी? इन तीनों में से किसी काल में नहीं था, ठीक है दोस्तों। कमो बस हर जगह स्त्रियों की स्थिति सेम ही रही, ऋग्वैदिक काल को बस छोड़ दिया जाए तो। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर उपज का 6वां भाग, मौर्य काल से ही यही चलते आया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 ही थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6वां भाग, याद रखिए। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? बिना जोती हुई जो जंगली भूमि है उसको अपरहत भूमि कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को। किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी, ठीक है, मंदिरों के निर्माण के लिए। और इस भूमि को क्या कहा जाता था? जो दान दी जाती थी ब्राह्मणों को, अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था, ठीक है। हिरण्य जो है मौर्य काल में लिया जाने वाला एक कर है, ठीक है, मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर है एक, ठीक है, याद रखिए। उदरंग गुप्त काल में भूमि कर था, ठीक है, और उपरनिका जो है अस्थाई कर है एक।
तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? देखिए वारंगल जो है अपने लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु बहुत प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। ठीक है, याद रखिए। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे और ये लोहे के यंत्र बनाते थे। देखिए वारंगल में अगरिया लोग बहुत ज़्यादा रहते थे और इनका कार्य था लोहे के यंत्र बनाना। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? देखिए तोरमाड़ जो है हुणों का नेता था। ये तोरमाड़ जो है हुणों का नेता था। ठीक है, निम्न में से किसने हुण शासक मिहिलकुर को पराजित किया था? देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसके अनुसार मालव नरेश यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था। ठीक है, यशोधर्मन हो जाएगा ये। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो कौन था? देखिए 6ठी शताब्दी में आने वाला सुंग यून था। यह 518 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की 3 सालों में। ठीक है, 3 सालों तक रहा ये और यहां पर रहकर उसने बौद्ध धर्म की क्या की? प्रतियां एकत्रित की थी। ठीक है, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? तो मैंने बताया 515 से 20 ईस्वी के बीच 518 में आया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? इसमें दोस्तों उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे। सही है। इन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। यही दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ कहां में? तो भारत में। ठीक है, याद रखिए। शूद्रक द्वारा लिखी गई वही प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसमें एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा दिखाई गई है। ठीक है, इसमें गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए सांख्य दर्शन जो है इसमें महर्षि कपिल का योगदान है। किसका योगदान है? महर्षि कपिल इसके जनक है। ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि द्वारा रचित क्या है? सांख्य दर्शन। ठीक है, याद रखिए। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था किसने? कपिल द्वारा। ठीक है, याद रखिए। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित विचार करना है। इस पर देखिए, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, एग्जामों में बहुत पूछा हुआ है। योग के आविष्कारक थे। योग के आविष्कारक फिर से आ गया दोस्तों। योग के आविष्कारक कौन है? पतंजलि है। आप ध्यान दीजिए। निम्न में कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंग जो है इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें अनुस्मृति नहीं है। प्रत्याहार, ध्यान और धारणा तीनों अष्टांग योग का अंग है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके समसामयिकी थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ठीक है, याद रखिए। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल जो था कब से कब था? 185 से 149 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय के संस्थापक मंगेश थे। कौन थे? मंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए लेना ही पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली उक्ति किसकी है? ये चावर्को की है। किसकी है दोस्तों? चावर्को की। जब तक जीवित रहो कर्ज लेकर भी जियो। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले कौन थे दोस्तों? गौतम थे। कौन थे? गौतम।
न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम। याद रखिए, VBI क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछने की प्रबल चांसेस है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम। याद रखिए। तो यहां पे रिकॉल कर देता हूं, न्याय दर्शन कौन हो गए? गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। मीमांसा के जैमिनी। और वैशेषिक के कणाद। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? आगे क्वेश्चन दोस्तों, तो जैमिनी। ठीक है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। निम्न में किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये मीमांसा दर्शन में, मीमांसा के कौन है? मीमांसा के हैं आपको जैमिनी। इसमें बताया गया है कि वेद ही शाश्वत सत्य है। निम्नलिखित युगों में कौन सा भारतीय सठ दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत और कपालिक भारतीय सठ दर्शन का भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। ठीक है, किसके? अद्वैतवाद के। निम्नलिखित में कौन अद्वैतवाद वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें के अनुसार ज्ञान के द्वारा जो है मुक्ति पाई जा सकती है, इसकी अद्वैतवाद में बताया गया है इस बारे में। निम्न में किसका संबंध वेदांत दर्शन से है? इसके अभिनव गुप्त हैं, इनका संबंध वेदांत दर्शन से है। अब इसमें हम लोग आते हैं, देखिए विक्रम संवत, या इसको कृत संवत भी कहा जाता है। विक्रम संवत, इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए विक्रम संवत की शुरुआत आप दोस्तों जानते ही हैं। विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है। शक संवत की तिथि 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी से आप जानते हैं। गुप्त संवत 319 से 320। ठीक है। और एक कली संवत है, इसका 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उसको मिलाइए। तो विक्रम संवत कब? 58 ईसा पूर्व, सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व से। गुप्त काल 319। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192। तो ठीक है, चारों का चारों ही सही है। ठीक है। पुलकेशिन II का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465, यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए शक संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। अगर यदि विक्रम संवत से प्रारंभ माना जाए इसका, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो 465 + 58 + 78, इसमें दोनों जोड़ के इसको क्या हो जाएगा? 610, तो 601 हो जाएगा ये। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? अब देखिए शक संवत कब शुरू हुआ? शक संवत शुरू माना जाता है 78 ईस्वी से। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अगर शक संवत निकालना है तो हम 556 जो है उसमें 78 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 8 6 14 7 5 12 1 13, तो ये हो जाएगा लगभग 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठापुर था। क्या था? प्रतिष्ठापुर। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी गुप्तों के सामंत थे। ये क्या थे मौखरी? ये गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, याद रखिए। और ये मूल तो गया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो थे दोस्तों याद रखिए, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा इत्यादि थे। ठीक है। हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में हमको मिलती है? ठीक है, थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में भी जान लेते हैं। क्वेश्चन है, अब हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूं। देखिए,
हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तकों में निहित है? तो देखिए दोस्तों, हर्ष की ये कल्हड़ के पुस्तकों में दिखाया गया है। किस किस पुस्तकों में? कल्हड़, जो रजत रंगनी जिन्होंने लिखा है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, उनके पुस्तकों में जानकारी हमको मिलती है हर्ष के बारे में। ठीक है। हर्षवर्धन राज्यवर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन जो था प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ठीक है, पिता थे। इसकी माता का नाम, हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में हर्ष गद्दी पर बैठा। किस अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। यह वर्धन वंश का था। ठीक है, याद रखिए। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार कर क्या बनाया? राजधानी बनाया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के बीच जो, देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, ये बहुत पूछता है, याद रखिए इसको। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? देखिए, हर्षचरित जो है, जो पुस्तक है हर्षचरित, उसको लिखने वाले बाणभट्ट थे। अब बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्या था? हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था। किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। इसने हर्षचरित, इसने और क्या लिखा? हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की थी। किसकी? हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। ठीक है, और हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। आपको बता देता हूं, हर्षवर्धन ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा? प्रियदर्शनी, ठीक है, रत्नावली, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है रत्नावली, तथा नागानंद नमक 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। ठीक है, याद रखिए इसको। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो कन्नौज थी दोस्तों, मैंने बताया। इसने किसको हराया था? हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? यह कन्नौज ले गया था। कहां ले गया था? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां कहां किया था? देखिए, 2 महान धार्मिक, इसने कन्नौज तथा प्रयाग में, कहां पर? कन्नौज तथा प्रयाग में 2 इसने किया था। ठीक है, कन्नौज तथा प्रयाग में। इस सभा की अध्यक्षता जो है किसने किया था? इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कौन था? प्रयाग था। ठीक है, प्रयाग था वो जगह। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? बताया मैंने दोस्तों, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया था नर्मदा नदी के तट पर। निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? मैंने बताया आपको, पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? किस वर्ष उसने किया ऐसा? तो वो 634 ईस्वी में ऐसा हुआ था। ठीक है, कवि बाण निवासी था। कहां का कवि? जो बाणभट्ट था, जो दरबारी कवि था, यह इनमें से तो कोई नहीं, इसको कहा जाता है ये औरंगाबाद जिले का, बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला था। कहां का? औरंगाबाद जिले का। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो सम्राट हर्ष। ठीक है, याद रखिए। (629) में ये आया था। यहां पे कब आया था? अगर ये पूछ दे कब आया था तो 629 में। इसने दोस्तों भारत यात्रा पर एक, ह्वेनसांग ने भारत यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा। उसका नाम क्या था? सीयू की। क्या नाम है? सीयू की। याद रखिए। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जिन्हें ह्वेनसांग ने तत्कालिक भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया, इनमें से कौन सा सही है? जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के वर्णन के लिए साधन थे। ठीक है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो 2 और 3 सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वो कौन था दोस्तों? ह्वेनसांग। कौन थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। ठीक है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो देखिए दोस्तों, ह्वेनसांग चीन के तांगवंशी शासक ताई सुन का समकालीन था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर दोस्तों। ठीक है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा का समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मैंने बताया आपको, मथुरा। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कौशे शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? रेशम शब्द के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए, 637 में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। कहाँ गया था? नालंदा विश्वविद्यालय 637 ईस्वी में गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिए। इस समय यहाँ के आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। आचार्य कौन थे वहाँ के? कुलपति जो है, कुलपति शीलभद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के। लगभग 1.5 वर्ष तक ये नालंदा में निवास कर योग शास्त्र का अध्ययन किया इसने। ठीक है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना करना। ठीक है, सीयूकी ग्रंथ की इसने रचना की थी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो ह्वेनसांग ही था, जिसने भीनमाल की क्या थी? यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। सीयूकी की नामक यात्रा विमान में से किससे जुड़ा हुआ है? यह ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। ह्वेनसांग, याद रखिए। चीनी यात्री इति संघ में बिहार का भ्रमण कब हुआ था? देखिए, इति संघ जो है, चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो देखिए, चीनी यात्री जो है 671 से 672 में भारत आया। ठीक है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, सब गलत ही है। ठीक है, 671 से भारत आया था। ठीक है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत को यिनतू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यिनतू के नाम से जानते हैं। याद रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। ठीक, किसने? बख्तियार खिलजी ने।
भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार ही है। नालंदा कहां पर स्थित है? तो नालंदा बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र मुख्यतः कन्नौज ही था, ठीक है, व्यापारिक केंद्र। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म केरल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? ये केरल में जन्मे थे, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ हैं वह जो हैं वो हैं जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और सिंगेरी में स्थापित किए गए थे, ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो 4 धाम में मानसरोवर सम्मिलित नहीं है। पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम, ये 4 धामों में है, ठीक है। 4 धाम में कौन कौन? द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम और एक आता है बद्रीनाथ। कौन आता है? एक बद्रीनाथ। मानसरोवर नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, याद रखिए, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, VVI क्वेश्चन है ये, स्टार मार लीजिए इसको। सही जोड़े बनाए, ठीक है, तो देख लीजिए इसमें भोज जो था वो कहाँ का था दोस्तों? धार का राजा था। भोज कहाँ का? धार का राजा था। दुर्गावती जो है गोंडवाना में स्थित है। कहाँ? गोंडवाना में। समुद्रगुप्त कहाँ के थे? ये समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित थे और अशोक जो है उज्जैनी से। तो इसको याद रखिए। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।